नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। तो सीएम भूपेश बघेल आज से विधानसभा वार्ड का दौरा शुरू करती हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने दौरे की शुरुआत सरगुजा संभाग से की। सीएम सरगुजा संभाग की 8 विधानसभाओं में जाएंगे और प्रदेश में जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। सीएम बघेल लोगों से संवाद कर सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। मिशन 2023 के हिसाब से सीएम पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। इसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 90 विधानसभाओं का सीएम भूपेश बघेल दौरा करेंगे, जिसमें से आज से आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत कर दी है। साथ ही सरगुजा संभाग से उन्होंने दौरे की शुरुआत की है। कुल मिलाकर के 90 विधानसभाओं का वे दौरा करेंगे और आज फिलहाल 8 विधानसभाओं का सीएम भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं। सरगुजा संभाग के बिलासपुर से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं का वह समाधान भी करेंगे, जनता से संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ समस्याएं जो हैं, जो जनता को झेलनी पड़ रही हैं, इसको लेकर के वह संवाद करेंगे और साथ ही समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल मिशन 2023 के लिहाज से अगर बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि 90 विधानसभाओं के दौरे की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि रोजाना अगर हम बात करें तो सीएम के कई तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो रहेंगे। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल सरकारी योजनाओं का जनता को कितना लाभ मिल रहा है, इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। तो सरगुजा संभाग से सीएम भूपेश बघेल ने दौरे की शुरुआत कर दी है। लगातार आज कई तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो सीएम भूपेश बघेल के जारी रहेंगे, क्योंकि आज वे 8 विधानसभाओं का दौरा करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस की तरफ से पूरी हो चुकी हैं और इसकी शुरुआत भी जो है वो काफी ज्यादा जोरदार देखने को मिल रही है। इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार को घेरने के प्रयास भी कर रहा है। लेकिन वहीं ऐसे में बात करें तो कांग्रेस की तरफ से लगभग जो तैयारियां हैं वो फिलहाल शुरू हो गई हैं और क्या कुछ समस्याएं जनता की हैं इसको लेकर के वो संवाद करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उसका कितना लाभ जनता को मिल पा रहा है। सीएम बघेल की आज से विधानसभा दौरे की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और आज से इस दौरे की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी कि 4 मई को अगर हम बात करें तो सीएम का 8 विधानसभाओं में दौरा होना है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सरगुजा संभाग से की है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है, चूंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। रोजाना अगर बात करें तो कई तरीके के कार्यक्रम हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आते हैं और अब अगर बात करें तो वह जनता के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां जो हैं वो उनको झेलनी पड़ी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का उनको कितना लाभ मिल रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर के सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच जाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे।
दुर्ग दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने जिले को करोड़ों की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने यहां स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने 12 करोड़ की लागत से बने विश्वविद्यालय और साथ ही 100 सीटर छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। सीएम ने स्मार्ट क्लास में छात्राओं से संवाद भी किया और इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही उनका ये भी कहना है कि 5 सालों में 1000 लोगों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। इस मौके पर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व कुलपतियों को भी सम्मानित किया। तो दुर्ग जिले की अगर हम बात करें तो दुर्ग जिले में सीएम भूपेश बघेल ने जनता को करोड़ों की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने बात की जाए तो स्मार्ट क्लासेस में छात्रों से संवाद किया और उनसे भी जाना कि किस तरीके से जो कार्य है फिलहाल वो जारी है और क्या कुछ परेशानियां हैं अगर जो बच्चों को भी झेलनी पड़ रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने उनसे जानने की कोशिश करी। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व कुलपतियों को भी सम्मानित किया। 12 करोड़ की लागत से बने विश्वविद्यालय का उन्होंने लोकार्पण किया। में सीएम भूपेश बघेल के तमाम तरीके के कार्यक्रम रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने जनता को सौगात दी और वहां पर बताया जा रहा है कि छात्रों से उन्होंने संवाद भी किया। इसके साथ ही उनसे भी समस्याएं जानने की कोशिश करें कि छात्रों को भी किस तरीके की समस्याएं हैं जो होती हैं और इसके साथ ही सीएम ने पूर्व कुलपतियों को भी सम्मानित किया। आगे जहां एक और लाउडस्पीकर विवाद की अगर हम बात करें तो लगातार ये मामला काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। साथ ही इसका असर भी हमने कई राज्यों में देखा। वहीं बात करें तो लाउडस्पीकर विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अच्छा वातावरण है। लाउडस्पीकर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसी भी धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाएंगे और सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। काम कर रहे हैं उसे शाबाशी भी देंगे, प्रोत्साहन भी देंगे। इसके बाद कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है, ऐसा लगता है इस दौरे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद? पहले हो तो जाने दीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे। ना, ये विकास यात्रा नहीं है। सर, लाउडस्पीकर को लेकर 38 विधायकों को कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस खराब। मैंने नहीं कहा, ये पता नहीं कहाँ से बात आ गई।
सर, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को विवाद छिड़ गया, राजनीति हो रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ तो नहीं है, जहाँ है वहाँ बात करिए, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में दो आदिवासियों की हत्या कर दी वर्सेस आदिवासी का एक एजेंडा खुल के सामने आ रहा है। जहाँ जहाँ इस प्रकार से मामले आएंगे, वो कानून सबके लिए है, और पहले तो समझाइश दे के, बुला के, बात के, प्रशासन बात करके इस समस्या का समाधान करे, और नहीं तो फिर आखिर में फिर कानून है ही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर नारायणपुर से। आपको बता दें कि नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। अबूझमाड़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर बॉर्डर में ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बात करें तो नारायणपुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया। समय समय पर नक्सली इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। अबूझमाड़ में ये मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। लगातार बात करें तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाका है, चूंकि वहीं बात की जाए तो नारायणपुर काफी ज्यादा घोर नक्सल इलाका भी माना जाता है। इस दौरान वहां पर लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होती रहती है। नारायणपुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। समय समय पर बात करें तो नक्सली अपनी कायराना करतूतों को भी अंजाम देते रहते हैं। हालांकि सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। समय समय पर पुलिस अपनी तरफ से सर्च अभियान जो है वो भी करती रहती है, क्योंकि नारायणपुर की अगर हम बात करें तो ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, और वहां पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं। और हाल ही में ये नया मामला भी सामने आया है, जहां मुठभेड़ के दौरान एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। नारायणपुर बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई है। इसके बाद बात करें तो सर्च अभियान जो है वो लगातार फिलहाल जारी है। छत्तीसगढ़ में इस तरीके की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और चूंकि नारायणपुर घोर नक्सल इलाका है तो इस तरीके की जो वारदातें हैं वो वहां पर होती रहती हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हरि सिंह ठाकुर हैं, वो जुड़ गए हैं। हरि, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी इलाका माना जाता है, और ऐसे में नक्सलियों की जो घटना है वो लगातार वहां पर देखने को मिलती है। अगर हम नारायणपुर की बात करें तो काफी घोर नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है, और यहाँ पर मुठभेड़ के दौरान एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? फिलहाल हमारे संवाददाता हरि से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक जवान जो है वो शहीद हो गया है। नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान की शहीद होने की खबर सामने आई है, और एक बार फिर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हरि, अगर बात करें तो जहां एक और इस तरीके की वारदातें जो हैं वो छत्तीसगढ़ में घटती रहती है, और नारायणपुर का अगर जिक्र करें तो चूंकि एक घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, यहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार जो मुठभेड़ की खबरें हैं वो सामने आती है। हाल ही में मामला सामने आया जहां पर एक जवान जो है वो शहीद हो गया। क्या अपडेट है जो अभी आपको मिल पा रहा है? जी कणिका जी, मैं आपको बता दूं कि बस्तर नारायणपुर जिले पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह तड़के मुठभेड़ हुई, और गौरतलब यह है कि सर्चिंग पार्टी टुरला गुफा क्षेत्र से जंगल के ओर पहुंच चुकी थी, और तथा नक्सलियों के जवानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर दी, जिसमें इस फायरिंग में डीआरजी जवान शहीद हो गया। अब बताया जा रहा है कि सर्चिंग पार्टी टुलारा गुफा क्षेत्र जंगल में पहुंची थी, और तभी नक्सलियों ने अंधाधुंध गोली बरसाया, और इस मुठभेड़ में अपने जवान बैठकर का मोर्चा संभाला और मुंहतोड़ जवाब दिया, जवाब देने में कामयाब रहे। फिलहाल मौके से अगर हम बात करें तो क्या कुछ चीजें हैं जो बरामद हुई हैं? इसके अलावा पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी मैं आपको बता दूं कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी इस घटना का पुष्टि करते हुए कहा है कि नारायणपुर एक छोटे डोनबेरा के मुंगारी की ओर जो आईटीबीपी जवान
डीआरजी की संयुक्त पार्टी सर्चिंग अभियान में निकली थी और 4 मई यानी आज सुबह लगभग 8:30 बजे टुरला गुफा के आसपास जंगलों में माओवादी की पीएलजी कंपनी नंबर 6 में मुठभेड़ हुई। लगभग आधे घंटे तक ये अंधाधुंध फायरिंग होने के बाद ये डीआरजी के प्रधान आरक्षक सालिकराम मरकाम को गोली लग गई और मुठभेड़ में स्थल में ही जवान शहीद हो गया। जी बिल्कुल, वही बात करें तो फिलहाल क्या सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है? क्योंकि सर्च ऑपरेशन का ही बात करें तो ये नतीजा है जो सब तस्वीरें जो है वो सामने आ पाती है। इसके साथ ही इस तरीके की मुठभेड़ की जो घटनाएं हैं वो भी हमें देखने कहीं और अगर बात की जाए तो नक्सली जो हैं वो अपनी कायराना करतूतों से पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी कनिका जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हमारे बस्तर आयुक्त सुंदर राजपूत ने बहुत ही इस के लिए कड़ी अभियान चलाए हैं जो नक्सलियों को डटकर कामयाब मुठभेड़ से मुकाबला करने के लिए हमारे जवान कतई पीछे नहीं हट रहे हैं। जी बिल्कुल हरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा में वन लिपिक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन जो है वो जारी है। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना संभाग में अगर बात करें तो लगभग 142 लिपिक कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। लिपिक संघ ने पहले भी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन जो है वो किया था और इसके साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें उन्होंने 22 अप्रैल तक मांगों पर उचित कार्रवाई करने का ज्ञापन दिया था, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण वापस से लिपिक वर्ग ने धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। और संघ के लोगों ने ये बताया कि लिपिक कर्मचारी की 10 सूत्रीय मांगे पूरी जब तक नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। तो लिपिक संघ के कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, मोबाइल भत्ते समेत तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 10 सूत्रीय मांगे जो हैं वो बताई गई हैं और ऐसे में सवाल भी ये खड़े होते हैं कि पहले भी बात की जाए तो वन लिपिक जो कर्मचारी हैं उन्होंने पहले भी ज्ञापन दिया था कि 22 अप्रैल तक उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन उस पर भी उचित कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से जो रोष है, जो आक्रोश है वो कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी भी अगर उनकी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वह अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। और इस धरने में बात करें तो करीब 142 लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं और लगातार इनका जो प्रदर्शन है, सरकार से जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। 142 लिपिक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। विगत 2 वर्षों से लेखापाल के 317 पदों को और लेखा वन के 78 पदों को लेखा अधीक्षक के पद पे समाहित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ वन लिपिक के प्रांतीय पदाधिकारी लगातार वन मंडल और विभिन्न स्तर पे अधिकारियों से वार्तालाप करते रहे, जिस पे विगत 2 वर्षों से कोई ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि हड़ताल किया जाए और 27 अप्रैल से हम लोग मुख्यतः 10 मांगों को लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जगदलपुर वृत्त में लगभग 142
हमारे लिपिक साथी भाई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं शासन को हमारी मांगों को शीघ्र पूर्ण करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अचानक से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें बिलासपुर की तो आज सुबह से ही बिलासपुर में मौसम काफी ज्यादा कूल नजर आया। आसमान में बादल छाए हुए हैं और साथ ही सुबह से ही आज ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण वातावरण में ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम के इस बदलते हुए मिजाज से लोगों को गर्मी और धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। जहां एक और लगातार गर्मी जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले कई दिनों से अगर तापमान का हम जिक्र करें तो लगातार वहां पर मौसम काफी तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। सुबह से ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया कि आज कई जिलों में हल्की बहुत बारिश भी हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अपनी जो रफ्तार है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2 से 3 जिले ऐसे हैं जहां केस में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दुर्ग और रायपुर जिला इसमें शामिल है। वहीं बात करें दुर्ग की तो हर दिन दुर्ग में एक मरीज शामिल हो रहा है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की बात की जाए तो संख्या बढ़कर के फिलहाल 10 हो गई है। तो रोजाना छत्तीसगढ़ में बात करें तो अब कोरोना के मामले जो है वहां पर सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक कुल 11,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में अभी एक्टिव मरीजों की अगर हम बात करें तो संख्या बढ़कर के 41 हो गई है। देश भर में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर के सरकार भी जो है तमाम तैयारियां हैं वो कर रही हैं, लेकिन वहीं मामले जो हैं वो कोरोना के थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व में भी अगर हम बात करें तो सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रिकॉशन डोज ली, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो वैक्सीन अवश्य लगवाएं और इसके साथ ही कोरोना नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। चूंकि लापरवाही जो है वो आम जनता भी बरतती हुई नजर आती है, जिसके चलते खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कोरोना के ग्राफ की अगर हम बात करें तो देश भर में तो काफी तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में भी मामले अब बढ़ने लगे हैं। राजधानी रायपुर का अगर हम जिक्र करें तो राजधानी रायपुर में भी मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 41 हो गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोरोना गाइडलाइंस पालन करने को लेकर के भी लगातार सरकार जो है वो जनता से गुहार लगाती हुई नजर आती है। वहीं प्रशासन भी एक और पूरी तरीके से मुस्तैद देखने को मिल रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में भी तमाम जो तैयारियां हैं कोरोना से निपटने के लिए वो की जा रही है, क्योंकि कोरोना की चौथी वेव के जो आसार हैं वो देश भर में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी इससे पिछड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है वो लोगों से लगातार अपील भी कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसमें भी सुधार करने की कोशिश की जा रही है। घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। चूंकि छत्तीसगढ़ में स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, गर्मी की वजह से ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया, जिसके चलते घर जाकर के बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये अपील भी है कि कोरोना नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।